जय हिंद फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा फिर से ह्यूमन आई का आपका सेकंड वीडियोस, ठीक है, सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग अपना स्टार्ट कर लेते हैं ह्यूमन आई का आपका सेकंड लेक्चर। उससे पहले आपका जो क्या होना चाहिए, एडुफेस्ट चैनल आपका स्वागत अच्छी तरीके से होना चाहिए। आपको पता है कि ये आपका कौन सा बैच चल रहा है, सुपर 40 बैच, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। क्लास 10th स्टूडेंट सुपर 40 बैच में आपका स्वागत है। एडुफेस्ट पे एक आपका नया बैच चल रहा है, बिल्कुल प्योरली है, अभी एकदम 100% एकदम ताज़ा अभी बैच निकला हुआ है। तो आप लोग ज्वाइन हो और अपने चैप्टर को काफ़ी मज़ेदार तरीके से आप लोग जो है क्या करते हैं, 10-15 एक लेक्चर एक चैप्टर का आपका 10-15 वीडियो में आप बोर हो जाते हैं। तो ये आपका इस मकसद से बनाया गया है कि आपको एक चैप्टर का जो है आपका कम से कम सिर्फ 1-2-3 लेक्चर में जो है आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाए। इस तरह का जो है पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने रखा हुआ है इस चैनल पे। ठीक है, यानी एक चैप्टर का आपको कितने में 2 या 3 लेक्चर में पूरी तरह से कंप्लीट करवाया जाए, ये आपका मकसद से ये बैच जो है आपका स्टार्ट करवाया गया है। ठीक है, जिसमें कि आपका ये जो ह्यूमन आई का चैप्टर है ये आपका पहला जो है हो चुका है, आज आपका दूसरा है और एक और लास्ट आपका आएगा क्लास। ठीक है, उसके बाद आपका ह्यूमन आई चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा विथ क्वेश्चन आंसर। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आंसर आए हैं उसके हम लोग MCQ में कन्वर्ट करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका इस तरह से आपका चलेगा पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ का मैराथन आप लोग देखे होंगे लीनियर इक्वेशन का। उससे पहले फ्रेंड एक मोटिवेशनल कोट्स मेरे तरफ से कि हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। ठीक है, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। यानी अगर आपको लगता है कि आपका चैप्टर अब कंप्लीट नहीं हो पा रहा है आपसे, तो आप जो है हार ना माने, आप जो है जीतने की उम्मीद को जिंदा रखें और इस चैनल से और इस बैच से जुड़ जाएं, बिल्कुल, जो कि आपके लिए फ्री है। रोज़ आपको जो है इसी टाइम पे जो है आपको ये बैच जो है आपको इस तरह का क्लास जो है वो प्रोवाइड करवाती है इस चैनल पे। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्टार्ट करते हैं अपना फिजिक्स का क्लास। और फिजिक्स में भी किसका, तो ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सबसे पहले हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, कुछ डिफरेंट टाइप्स हम लोग रिवीजन करेंगे और देखते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपने नए टॉपिक पे आज बढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड, पहले हम लोग रिविजन कर लेते हैं इसका। चलिए आइए, रिविजन स्टार्ट होता है। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन और देखते हैं कि क्या है हमारा सारा चीज़। तो हमने आपको बताया था क्या कि जो आपका जो शेप होता है आँख का, रफली स्फेरिकल जो एवरेज डायमीटर होता है वो अराउंड 2.3 सेंटीमीटर होता है। मैंने यह चीज़ आपको बताया था। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कलर जो है, कलर वाला चीज़ मैंने भी आपको बताया था कि कलर आपका आइरिस का जो है वो कलरफुल होता है, कलर्ड मेम्ब्रेन होता है वो आइरिस। ठीक है, कॉर्निया कैसा होता है, तो कॉर्निया आपका एक आउटर आँख का सबसे बाहरी भाग होता है, जिसको कि आप याद रखिए, कॉर्निया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा हम लोग कॉर्निया को विंडो ऑफ आई बोलते हैं। यानी आँख का खिड़की किसको बोलते हैं, तो कॉर्निया को बोलते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और आइरिस क्या आपका, तो आइरिस आपका कंट्रोल करता है कि कितना लाइट जो है उस पुपिल के फॉर्म, यानी पुपिल की ओर से, यानी आइरिस के बीच में होता है पिपुल। जैसे ये मान लीजिए आइरिस है, तो आइरिस के बीच में आपका पुपिल रहता है, तो इस पुपिल से कितना लाइट आपका इंटर कर रहा है हमारे आँख के अंदर, ये कौन कंट्रोल करता है, तो आइरिस कंट्रोल करता है। तो ये आइरिस का काम होता है। ठीक है, ये भी चीज़ मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद और भी जो भी चीज़ है, ब्राइटनेस वाला चीज़, कि ब्राइटनेस में आपका जो पुपिल है वो कैसा हो जाता है, ये सारा चीज़ मैंने बताया था कि ब्राइटनेस में जो आपका पुपिल है वो छोटा हो जाता है और डार्कनेस में आपका पुपिल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये सारा चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था कल के वीडियो में। ठीक है, बाकी ये देख लीजिए, ये इस पार्ट को हम लोग सिलियरी मसल्स बोलते हैं, सिलियरी बॉडी होता है ये। आइरिस देखिए आपका आइरिस ये पार्ट है, ये जो है ग्रीन वाला पार्ट जो है वो आपका क्या है, आइरिस कहलाता है। बाहरी वाला जो भाग है उसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। पुपिल जो है आपका देखिए ये बीच का भाग है, आइरिस का जो बीच का हल्का सा भाग है उसको हम लोग पुपिल बोलते हैं। एक्वस चैम्बर क्या होता है, एक्वस चैम्बर जो है वो आपका कॉर्निया और आइरिस के बीच में होता है। ये सपोज डैट कॉर्निया है, ये आपका सपोज डैट ये आइरिस है, तो इसके बीच में ये एक्वस ह्यूमरस एक्वस चैम्बर होता है, जिसमें एक्वस लिक्विड पाया जाता है, एक्वस लिक्विड पाया जाता है। ठीक है, इसमें इस जगह पे किसके किसके बीच में, कॉर्निया और आपके
आयरिस के बीच में जो है आपका एक चैम्बर होता है, एक्वस चैम्बर, जिसमें आपको एक्वस लिक्विड पाया जाता है। बाकी आपका ये लेंस होता है, ये जगह ये लेंस होता है आपका, ये आपका स्लीरा है, ये जो इस पार्ट ये पूरा ये आपका स्लीरा है। फिर उसके बाद ये रेटिना है, देखिए ये चीज़ आपका रेटिना यहाँ पे पाया जाता है, ये रेटिना है। लेंस आपका हो गया। ब्लाइंड स्पॉट, ये देखिए ये जगह पे ब्लाइंड स्पॉट है, इस जगह पे आपको ब्लाइंड स्पॉट पाया जाता है। मैंने इसके बारे में बताया था, अभी आगे पढ़ लेंगे ब्लाइंड स्पॉट अगर आपको नहीं समझ में आया था उसमें तो। और बाकी आपका ऑप्टिक नर्व्स था, ये इतना आपको जानना था और मैंने आपको इस बार फिर से रिवीजन दोबारा करा दिया है, ठीक है। तो ये इतना चीज़ हम लोगों ने कल के वेथी में पढ़ा था, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट आगे क्या है, अब उसको समझ लेते हैं। इतना आप समझ गए होंगे, तो अब नेक्स्ट आगे का देख लेते हैं, आगे हमारा क्या है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, जो आपका वो ऑप्टिक नर्व्स होता है उसमें दो सेंसिटिव सेल मिलते हैं। आपसे पूछा जाएगा बताइए ऑप्टिक नर्व्स में कितने जो आपके सेंसिटिव सेल होते हैं, तो दो होते हैं। एक आपका कोन्स होता है और एक आपका रोड्स होता है। एक आपका कोन्स होता है और एक रोड्स होता है। रोड्स का काम क्या होता है, तो रोड्स आपका सेंसिटिव क्या है कि वो लो लाइट लेवल को वो सेंसिटिव करता है रोड्स, यानी कम लाइट में आपको कौन सा सेंसिटिव रहेगा, तो रोड्स। और ब्राइट लाइट्स में आपका कौन ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा, तो कोन्स। यानी ब्राइट लाइट्स के लिए कौन ज़्यादा सेंसिटिव है, कोन्स। और आपका जो लो लाइट है यानी अंधेरा डार्क लाइट है, वहाँ पे रोड्स जो है आपका सेंसिटिव रहता है सेल, ठीक है। यानी अंधेरा में कौन आपका काम करता है, ब्रेन तक मैसेज पहुंचाना कि वो किस चीज़ का चित्र है, तो रॉड्स का काम होता है। रॉड्स का काम होता है अंधेरा में उस चीज़ को जो है ब्रेन तक पहुंचाना मैसेज। और ब्राइट में किसका काम होता है, तो कोन्स का काम हो जाता है। और ये दोनों याद रखिएगा, रॉड्स और जो ब्राइट है वो दोनों सिर्फ सेंस क्या करेंगे, तो सिर्फ वो कलर का सेंस करते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, जो भी इमेज बन रहा है उसका कलर कैसा है। उम्मीद है आपको कोन्स और रड भी समझ में आ गया होगा। कल के वीडियो में हम लोग इसको नहीं पढ़े थे, लेकिन आज रिवीजन के दौरान मैंने आपको ये चीज़ बता दिया है। उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए, तो अच्छी बात है, इतना समझिए आप तो। उसके बाद देखिए क्या है कि देन ट्रांसमिट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल। अब वो जो है आपका ऑप्टिक नर्व्स जो है वो ब्रेन तक कैसे ले जाता है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के द्वारा जो है वो ब्रेन तक पहुँचाता है उसको। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ब्लाइंड स्पॉट के बारे में अब थोड़ा सा देख लेते हैं जानकारी। द पॉइंट वेयर द रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व्स, ऐसा पॉइंट जहां पर रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स दोनों मीट करते हों, दोनों एक दूसरे से मिलते हों, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। विजन इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम दिस पॉइंट, उस पॉइंट पर हम लोग विजन जो है वो पॉसिबल नहीं है, यानी किसी चीज़ का इमेज बनना पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि वहाँ पर दूसरी बात और है कि वहाँ पर जो है कोई जो आपका सेंसिटिव सेल होता है वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट पे नहीं मिलता है। ये सारा चीज़ हम लोग कल के जरिए पढ़ भी चुके हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक आपका सीट है, ये एक पेपर सीट है, इस पे आपने दो वर्ड लिखा है, एक ए लिखा है कैपिटल ए और एक जेड लिखा है। बोला है कि एक वाइट सीट पे आपने क्या लिखा है, राइट किया है एक ए और जेड। मेक ए श्योर बोथ अल्फाबेट आर सेपरेट एट डिस्टेंट 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में उन दोनों को आप लिखे हैं। तो क्या हुआ, दोनों को अब देखिए, नाउ क्लोज योर राइट आई। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना राइट आंख जो है उसको आप क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। राइट आंख को जो है, राइट आई जो है उसको आप क्लोज कर लेंगे। तो क्या होगा, एंड लुक कंटिन्यूअसली जेड, और जेड को आप कंटिन्यूअसली देखिए। राइट आंख को जो है बंद कीजिए और जेड को आप कंटिन्यूअसली देखिए। बंद कर लिए, कीजिए, एक पेज पे लिखिए ए और जेड, और आप राइट में जो है अपना जो राइट आंख है उसको बंद करके कंटिन्यूअसली जेड को देखिए। साइमल्टेनियसली जो पेपर है उसको अपने आंख की ओर ले आइए। उस पेपर को आप धीरे धीरे अपने आंख की ओर ले आइए। देखिए कि जो ए लेटर है वो धीरे धीरे उसका कुछ लाइन जो है, कुछ पॉइंट जो है वो डिसअपियर होने लगा, गायब होने लगा। यानी ए लेटर जो है वो धीरे धीरे आपको छोटा होते हुए या फिर गायब होते हुए दिखेगा। आप ये करके अभी देख सकते हैं, देखिएगा आपको पता चल जाएगा। तो वो जो आपका गायब होने लगता है, यानी ए लेटर का जो ए जो लेटर है, ए लेटर, वो धीरे धीरे वो आपके ब्लाइंड स्पॉट की ओर जाने लगता है। और ब्लाइंड स्पॉट की ओर जो ए लेटर है वो जाने लगता है, तो आपका ब्लाइंड स्पॉट की ओर कोई इमेज बनेगा ही नहीं। कोई आपको वहाँ पे साइंटिफिक सेल ही नहीं है कि जो ब्रेन को भेजेगा कि वहाँ पे कोई इमेज बन रहा है। तो यानी कि वो ए लेटर जो है वो धीरे धीरे ब्लाइंड स्पॉट की ओर जाने लगता है, ठीक है। तो वही उसी पोजीशन पे आपका जहाँ पर ए आपका जो डिसअपियर हो जाता है, तो वो इसका मतलब है कि ए जो है आपका कहाँ पर इमेज बन रहा है, तो उस ब्लाइंड स्पॉट के पास इमेज बन रहा है। ये आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं मेरे तरफ से। चलिए, अच्छी बात है, समझ में आ गया तो काफ़ी अच्छी बात है आपके लिए। तो चलिए, इतना ही है अब आपका। अब इसके आगे समझते हैं, बाकी ये फालतू चीज़ है जो मुझको समझाना है, मैंने आपको समझा दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा कि एनिमल्स, यहाँ पे देखिए,
एनिमल्स यूज देयर आई इन स्पेसिफिक वे। जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनका कुछ स्पेसिफिक जो है तरीका होता है किसी भी चीज़ को देखने का। एनिमल्स में क्या होता है कि जो कार्व्स होते हैं हैव वेरी स्मॉल आई। कोई एक जानवर है कार्व्स, उसका जो है वेरी छोटे छोटे आँख, उनके छोटे आँख होते हैं, ठीक है। और वो कहाँ पे होते हैं, तो वो हेड पे होते हैं, उनके सर पे जो है वो आँख मिलेंगे देखने को। और लुक बिहाइंड, वो किस लिए होते हैं, क्योंकि उनको पीछे का चीज़ देखने में मदद करता है, उस कार्व्स जानवर के पीछे का चीज़ देखने में मदद करता है। उसी तरह से जो बटरफ्लाइज होते हैं उनके वेरी लार्ज नंबर ऑफ आइज होते हैं। ये देखिए बटरफ्लाई, और इनका लार्ज नंबर ऑफ आइज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, बटरफ्लाई में होता है। देखिएगा बटरफ्लाई को आप चाहे मच्छर, जो आपका जो माछी होते हैं, ठीक है, उसको भी आप लेके देखिएगा तो उसका जो आँख दिखेगा तो छोटे छोटे बहुत लार्ज नंबर ऑफ उसको आँख वहाँ पे दिखाई देंगे आपको। ऐसा आप देख सकते हैं लेकर, ठीक है। सो एन उल, उसी तरह से जो आपका उल्लू है उसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ रोड सेल होते हैं। अब रोड सेल आप पढ़ चुके हैं कि रोड सेल क्या होता है, तो रोड सेल आपके लो लाइट के लिए सेंसिटिव होता है। तो जो आपका जो ऑयल है, जो उल्लू है, उसको रात में मदद होता है वही उसकी, क्योंकि उसके आंख में रोड सेल का ज़्यादा जो है आपको मिलता है, यानी वो रात में जो है वो क्या करता है, वो आसानी से देख सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर रोड सेल का जो मात्रा है वो ज़्यादा है, इसीलिए उल्लू जो है वो रात में देख सकता है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ समझ में आया। ए वेरी फ्यू नंबर्स ऑफ कोन्स, और उसमें जो है काफ़ी कम नंबर ऑफ कोन होता है, इसलिए उसको दिन में जो है वो सही से दिखता नहीं है उल्लू को। यही कारण होता है, क्योंकि रोड सेल उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है और कोन सेल जो है उसमें काफ़ी कम होता है। यही कारण है कि उसको दिन में दिखता नहीं है उस उल्लू को। उम्मीद है ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं फ्रेंड। डू यू नो व्हाट हैपन इफ द इमेज ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉर्म इन द रेटिना। अगर इमेज जो है वो रेटिना पे फॉर्म ना हो तो क्या होगा, ये आपको बताना है। क्या हो सकता है अगर वो रेटिना पे फॉर्म ना हो इमेज, तो जल्दी बताइए, ठीक है। तो क्या हो सकता है तो अगर रेटिना पे अगर वो इमेज फॉर्म ही नहीं कर रहा है, यानी वो इमेज आपको क्लियर दिखाई ही नहीं देगा, सिंपल सी बात है। तो यानी वन विल नॉट बी एबल टू सी क्लियरली, तो आपको वो अच्छी तरह से वो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस सेल के जगह पर वो बन ही नहीं रहा है, यानी रेटिना पे वो इमेज बनेगा ही नहीं, तो वो आपको क्लियर दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब रेटिना पे जब बनेगा तभी वो ब्रेन के पास जो है वो ऑप्टिक नर्व्स जो है वो लेके जाएगा कि किस तरह का इमेज है, क्लियर वो बताएगा। तो वो तो वहाँ बन ही नहीं रहा है, तो आपको क्लियर इमेज मिलेगा नहीं, ये आपका यहाँ पर हो जाता है पूरी तरह से। उसके बाद देखिए फ्रेंड, उसके बाद है आई डिफेक्ट। क्या होता है, तो जो आई डिफेक्ट होता है, जैसे क्या होता है कि वी कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट, जो आपका नियर ऑब्जेक्ट होता है उसको आप देखते हैं। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होता है आपका, विच आई कैन सी क्लियरली, जो सबसे कम, जो सबसे न्यूनतम डिस्टेंस होता है, जो सबसे कम दूरी होता है, जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से देख लेते हैं, क्लियरली देख लेते हैं, या फिर काफ़ी दूर ऑब्जेक्ट को आप काफ़ी क्लियरली देख लेते हैं बिना कोई स्ट्रेस के, यानी आप आँख को काफ़ी जोड़ नहीं दे रहे हैं, काफ़ी आराम से रिलैक्स होकर आप किसी ऑब्जेक्ट को काफ़ी क्लियरली देख ले रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये बात ध्यान रखिएगा। और लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता कितना है नॉर्मल आंख के लिए, तो 25 सेंटीमीटर होता है। मैंने कल भी आपको ये बताया था, इसका आप याद रखिएगा। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता कितना है नॉर्मल आई के लिए, तो 25 सेंटीमीटर, यानी कम से कम आदमी कितना पास तक के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली देख सकता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद ये सारा जो है वो फालतू है, अब इसको आपको नहीं पढ़ना है इतना सारा। उसके बाद नेक्स्ट आपको देख लेते हैं क्या है, डिफेक्ट ऑफ विजन में क्वेश्चन क्या यहाँ पर है, इसको देख लेते हैं फ्रेंड कि यह क्वेश्चन क्या यहाँ पे पूछा है। हैव यू वंडर्ड व्हाई द आई इज एबल टू फोकस द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट लेइंग एट ए वेरियस डिस्टेंस। अच्छा, अलग अलग डिस्टेंस पे आपको ऐसा क्यों हम लोग को अथी होता है, जो इमेज होता है रेटिना, जो रेटिना जो आपका इमेज बनता है वो हमेशा फोकस पे ही इमेज क्यों बनता है, जबकि ऑब्जेक्ट आपके डिफरेंट जगह पे होते हैं, लेकिन जो आपका रेटिना पे इमेज बनता है यानी वो एक फोकस पे ही इमेज बनता है। ऐसा क्यों होता है कि हर बार वो फोकस पे इमेज बन रहा है, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट का पोजिशन डिफरेंट है, तब भी वो फोकस पे इमेज बना रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट पेज पे है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, चलिए बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि इट इज़ मेड पॉसिबल बिकॉज
क्योंकि फोकल लेंथ जो ह्यूमन लेंस का होता है वो चेंज होते रहता है। जो आदमी का जो लेंस होता है उसका फोकल लेंथ चेंज होते रहता है। अब फोकल लेंथ चेंज होता है, क्यों चेंज होता है? क्योंकि इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, वो फोकल लेंथ कैसे इंक्रीज करता है, मतलब कि इंक्रीज और डिक्रीज करते रहता है। ह्यूमन का जो लेंस होता है उसका फोकल लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज करते रहता है। किस पे डिपेंड करता है? वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है। ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा उसका फोकल लेंथ उतना ही आपका क्या होगा, इंक्रीजेज होगा। ऑब्जेक्ट जितना पास होगा उतना ही उसका फोकल लेंथ क्या होगा, पास होगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ के आपका ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इट इज सिलियरी मसल्स इज मॉडिफाइड दैट कर्वेचर ऑफ लेंस कैन चेंज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को चेंज करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि सिलियरी मसल्स को आप क्या करते हैं, वो डिपेंड करता है कि सिलियरी मसल्स आपका कैसे काम कर रहा है। सिलियरी मसल्स स्ट्रेच करेगा तो फोकल लेंथ का क्या हो जाएगा, या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। वो सिलियरी मसल्स पे आपका डिपेंड करता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप बात ध्यान में रखेंगे। बस आपको इतना ही याद रखना है, उसके आगे आपको कुछ याद नहीं रखना है। अगर आपका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियर देखना है तो आपका फोकल लेंथ कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, दूर का ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ दूर हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है तो फोकल लेंथ भी लार्ज हो जाएगा। पास का ऑब्जेक्ट होगा तो फोकल लेंथ भी पास हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। चलिए, उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं अपना। नेक्स्ट देखते हैं अपना फ्रेंड कि आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। ऐसे हम लोगों ने पीछे ये सारा चीज़ रिवीजन में आप कर रहे हैं तो रिवीजन करा दे रहे हैं आपको। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है कि द एबिलिटी ऑफ आई लेंस, आँख का जो लेंस होता है उसका वो एबिलिटी होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे जो फोकल लेंथ है हमारे आँख का वो चेंज होता कर एडजस्ट करता रहे, उसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। यानी कि ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर रखे तो हमारा आँख का भी जो फोकल लेंथ है जहाँ पे इमेज बनेगा वो भी अपना डिफरेंट डिफरेंट आपका खुद से एडजस्ट कर ले उस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के हिसाब से, उसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। उम्मीद है यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो मैंने अभी अब आपको समझाया कि 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आँख के लिए होता है, और फार पॉइंट का मतलब होता है जो इन्फिनिटी यानी कि दूर का जो पॉइंट होता है आप कहीं दूर तक देखिए जहाँ तक आपको ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई दे रहा है, यानी इन्फिनिटी ले सकते हैं उसको। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। जो रेंज होता है विजन का नॉर्मल आँख का वो 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक का जो है वो रेंज होता है एक नॉर्मल आँख का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि जो एनिमल का जो आँख है वो आपका अधिकतर एनिमल का आँख हेड पर ही क्यों होता है, सिर पर ही क्यों होता है? तो इसका भी कुछ रीज़न है, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो इसका रीज़न देखिएगा फ्रेंड, इसका रीज़न क्या है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसका रीज़न है क्या कि दिस इज बिकॉज, क्योंकि जो आपका जो आँख होता है उनका जो आँख होता है इज लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ फेस इज अबाउट, जो हमारा आँख होता है अगर हम एक आँख से देखेंगे तो हमारा एक आँख से 150 डिग्री तक हम देख सकते हैं एक आँख से। ठीक है, और अगर दोनों आँख खोल देंगे तो हमारा कितना होता है 180 डिग्री तक हम देख सकते हैं उसको, अगर हम लोग दोनों आँख खोल लेते हैं। ठीक है, तो आका जो एनिमल्स के जो सिर पे है जो आपका होता है आँख हेड पर, तो हम लोग का सामने होता है, हम लोग का तो फ्रंट में होता है आँख, तो हम लोग क्या करते हैं 180 डिग्री पे देखते हैं। लेकिन एनिमल्स का खुद का प्रोटेक्शन करने के लिए उनका सिर पे जो है वो हेड होता है, क्योंकि सिर पे हेड आपका जो हेड पर जो है, सॉरी सिर पे हेड कर रहे हैं, ये हेड पर जो आँख होता है इसलिए होता है क्योंकि उनका खुद का प्रोटेक्शन करने के लिए वो हेड पर अगर उनका आँख होगा तो वो 360 डिग्री पर वो देखेंगे। ठीक है, वो 360 डिग्री पर देख सकते हैं, और हम लोग कितना डिग्री पे देखते हैं तो 180 डिग्री पे देखते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और किस डायमेंशन में देखते हैं तो 3D डायमेंशन में जो है वो हम लोग का चलता है। ठीक है, ये भी चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। बस यहीं तक हम लोग किए थे कल। ठीक है, उसके बाद आज से अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना जो भी डिफेक्ट है उसके बारे में, आँख का जो भी डिफेक्ट अब उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो द लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ एन आई रिजल्ट इन द डिफेक्ट्स ऑफ विजन, यानी अब पावर ऑफ एकोमोडेशन को आप लॉस करेंगे जैसे जैसे आपका जो, जैसे कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है डिफरेंट हो रहा है, लेकिन आपका फोकल लेंथ जो है वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, यानी आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या हो रहा है, कमजोर होते चला जा रहा है, लॉस होती चला जा रहा है। तो जैसे जैसे आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन कम होगा, वही तो होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या बोलता है कि आपका डिस्टेंस, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज होता है वैसे वैसे हमारा आँख का जो फोकल लेंथ है वो अपना एडजस्ट करते
होते रहता है, लेकिन वही अब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का चेंज हो रहा है, लेकिन फोकल लेंथ अपना एडजस्ट कर ही नहीं रहा है डिस्टेंस के हिसाब से, तो आपका क्या हो रहा है, पावर ऑफ एकोमोडेशन लो हो जा रहा है, लॉस हो रहा है। तो उसी कारण से वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे कुछ डिफेक्ट हो जाएगा, देखने में आपको कुछ दिक्कतें होंगी, वही दिक्कतों को यहाँ पे चर्चा करना है, ठीक है। तो देयर आर 3 डिफेक्ट्स विजन आर रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स, उसको हम लोग रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स भी बोल सकते हैं। पहला डिफेक्ट को हम लोग मायोपिया बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा डिफेक्ट को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, और तीसरा डिफेक्ट को हम लोग प्रेस बायोपिया बोलते हैं, जो कि जनरली बुढ़ापा में आपको देखने को मिलता है, प्रेस बायोपिया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहले हम लोग पढ़ेंगे मायोपिया, ठीक है। तो मायोपिया को हम लोग, दूसरा नाम मायोपिया का आपका शॉर्ट साइटेडनेस भी होता है। ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड, आपका आसानी से सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो मायोपिया को हम लोग शॉर्ट में शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, यह बात आप ध्यान में रखेंगे। मायोपिया इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन, एक तरह का ये डिफेक्ट ऑफ विजन होता है, जिसमें पर्सन जो है वो पास के चीज़ को जो है, यानी नियर बाई ऑब्जेक्ट को जो है वो काफ़ी क्लियरली देख लेता है, सी करता है, लेकिन वहीं पर जो दूर रखा ऑब्जेक्ट है, यानी डिस्टेंस में रखा जो ऑब्जेक्ट है, उसको वो सही तरह से जो है अनएबल टू सी, सही तरह से वो देख नहीं पाता है, ठीक है। वो इसका मायोपिया में यही कारण होता है, यानी एक ऑब्जेक्ट पास रखा चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से देख रहा है। शॉर्ट साइटेडनेस से ये मत जाइएगा कि पास रखा चीज़ को वो नहीं देख पाएगा सही तरीके से। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब हुआ कि वो पास रखा चीज़ को आज काफ़ी अच्छी तरीके से देख रहा है, लेकिन वहीं पर अगर दूर का ऑब्जेक्ट देखना हो उसे, तो उसको देखने में काफ़ी दिक्कत होता है। तो कौन सा डिफेक्ट हो जाता है, तो वो मायोपिया डिफेक्ट होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मायोपिया में क्या होता है, फार पॉइंट को जो है और नियर पॉइंट एट इन्फिनिटी, ठीक है, फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी, इट्स फॉर्म ऑफ द इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ द रेटिना। यहाँ पे क्या हो जाता है कि इसका जो फोकल लेंथ है वो काफ़ी पहले ही बन जाता है, रेटिना पे इमेज ना बनकर, यानी इस जगह पर इस रेटिना पे इमेज ना बनकर इमेज आपका यहाँ पर बन जाता है, यानी रेटिना से हल्का आगे बन जाता है, ठीक है, रेटिना से हल्का आगे बन जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, रेटिना से हल्का आगे आपका इमेज ये बन जा रहा है। तो यही आपका मायोपिया में हो जाता है, यानी शॉर्ट साइटेडनेस में आपका हो जाता है, रेटिना से हल्का आगे आपका इमेज बन जाता है। क्या होता है कि ये आपका आँख है, ये आपका आँख है, आँख में आपका ये जो रे पैरेलल रे आते हैं, लेंस से टकराते हैं, और मर्ज जो है वो रेटिना पे इनको करना चाहिए था, इनको लेंस से टकराने को, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस एक ये जो है आपका मर्ज लेंस होता है, यानी कि कन्वर्जन लेंस होता है। तो ये कन्वर्ज करना चाहिए था इसको रेटिना पर, लेकिन ये रेटिना पे कन्वर्ज ना करके ये हल्का आगे ही कन्वर्ज कर जाता है, ठीक है, यानी इसका हल्का आगे आपका फोकल लेंथ हो जाता है, ठीक है। तो यही कारण है कि आपका दूर का ऑब्जेक्ट जो है वो सही तरह से नहीं दिखता, क्योंकि दूर का ऑब्जेक्ट का जो है क्योंकि दूर का जो ऑब्जेक्ट है, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, क्योंकि दूर का जो ऑब्जेक्ट है, दूर के ऑब्जेक्ट को जो है उनका इमेज पास में बन जा रहा है, दूर का ऑब्जेक्ट का इमेज इनका पास में बन जा रहा है, ये रेटिना पे बन ही नहीं रहा है, तो ब्रेन के पास कोई मैसेज ही नहीं जाएगा कि किस तरह का इमेज बन रहा है, तो मायोपिया वहाँ पे डिफेक्ट जो है वो आपका हो जाता है। अब मायोपिया का डिफेक्ट में होता क्या क्या है, कॉज्ड क्या क्या होता है, उसको जान लेते हैं। तो मायोपिया में डिफेक्ट में आपका क्या हो सकता है, पहला तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फोकल लेंथ उसका क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ये देखिए इसका फोकल लेंथ क्या हुआ, ये देखिए इसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है, इसका फोकल लेंथ क्या हो गया, इंक्रीजेज हो गया, ठीक है, फोकल लेंथ इसका क्या हो गया, इंक्रीजेज हो गया। दूसरी बात ध्यान से देखिएगा, इसका जो है कर्वेचर, लेंस का जो कर्वेचर है वो भी इंक्रीज कर गया, ये आपका कॉज हो सकता है, ये सब याद रख लीजिएगा। और जो आईबॉल है उसका लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाता है, यही कारण होता है कि मायोपिया जो है वहाँ पे कारण बन जाता है, आपके आँख के अंदर डिफेक्ट जो है आपका हो जाता है, ठीक है। यानी जो आईबॉल है उसका डायमीटर बढ़ जाता है, ठीक है, 2.3 होता है जनरली, तो 2.3 से बढ़कर सपोज मान लीजिए 3 मीटर हो जाएगा, 2.3 सेंटीमीटर होता है ना, तो 2.3 की जगह पर आपका हल्का सा बढ़ जाएगा, 2.4 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये बढ़ जाता है आपका किसमें, मायोपिया में, जो डायमीटर है आईबॉल का वो बढ़ जाता है। और फोकल लेंथ जब यहाँ पे बढ़ता है तो याद रखिएगा फोकल लेंथ और पावर का रिलेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ बढ़ता है यानी यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो मायोपिया में जो पावर है लेंस का वो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये भी एक कारण है कि इस लेंस का पावर घटने से ये मर्ज जो है वो काफ़ी जल्दी कर जाता है,
मर्ज जो है वो काफ़ी जल्दी कर लेता है। पावर इसका घट गया है तो ये दूर तक जाके वो मर्ज नहीं कर पाता है, ठीक है, क्योंकि इसका पावर घट चुका है। ये भी आप एक रीज़न यहाँ पे लिख सकते हैं मायोपिया में, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अब देखिएगा, ये चीज़ तो आपका यहाँ पर रीज़न हुआ कि किस रीज़न से आखिर ये जो है मायोपिया डिफेक्ट जो है वो आपका होता है। अब इसका करेक्शन क्या है, तो करेक्शन ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, अगर ये पॉइंट जो यहाँ पे आगे ही बन गया है, ये पॉइंट यहाँ आगे, इमेज आपका यहाँ आगे ही बन गया है, ये आपको यानी कि मर्ज पहले ही कर गया है। अगर ये हल्का सा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे एक यहाँ पे एक कॉनकेव लेंस लगा देंगे, इस तरह से कॉनकेव लेंस, तो ये लाइट यहाँ से आएगा और ये हल्का सा ऐसे थोड़ा सा मर्ज करेगा, ऊपर की ओर जाएगा और फिर वो हल्का सा ऐसे करके ये इस तरह से हो जाएगा। ये लाइट यहाँ पे आया, ये ऐसे जाएगा और ये हल्का सा टेढ़ा होके ऐसे जाके ये इस तरह से जाके आपका मेन पॉइंट पे जाके बनेगा। इसका डायग्राम मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह का जो है वो इसका डायग्राम बनेगा कॉनकेव लेंस जब आप यहाँ पे लगाएंगे तो, ठीक है। अभी मैं इसका दिखाने जा रहा हूँ। यानी कि इसका करेक्शन के लिए आप कौन सा लेंस यूज़ कर लेंगे, तो मायोपिया को करेक्शन करने के लिए, यानी कि इसका जो डिफेक्ट है, इसका डिफेक्ट को सही करने के लिए कौन सा लेंस लगा लेंगे आप, तो कॉनकेव लेंस का यूज़ कर लेंगे। बस आप इतना याद रखेंगे इसका करेक्शन में कि कौन सा लेंस यूज़ कर लेंगे, तो कॉनकेव लेंस आप यूज़ कर लेंगे। बस आपको इतना ही याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं कि आगे हमारा क्या है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे एक कॉनकेव लेंस को यहाँ पे रख दिया गया है, कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस को रखने से क्या हुआ कि ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आया, ये यहाँ से आने के बाद ये यहाँ पे इमेज बन रहा था, यहाँ पे इमेज ना बन करके वो सीधे अब रेटिना पे जाके इमेज बन जाता है, क्योंकि कॉनकेव लेंस का नेचर कैसा होता है, डाइवर्जिंग। अब ये पहले ही यहाँ पे जो है कन्वर्ज कर रहा था मिरर, तो इसको हल्का सा डाइवर्ज कर देंगे, हल्का सा इसको फैला देंगे इस लाइन को, तीनों लाइन को, तो इमेज आपको जाके सीधे रेटिना पे बन जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉनकेव मिरर का जो है, सॉरी कॉनकेव लेंस का जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। ये बात याद रखेंगे कि मायोपिया के करेक्शन के लिए कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। मायोपिया के करेक्शन के लिए कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था, 1/v इज -1/u इज इक्वल टू 1/f, ये आपका लेंस फार्मूला होता है। इससे आप पावर निकाल लेंगे कॉनकेव, ये जो आपका मायोपिया है इसका पावर आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे ये सारा चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। चलिए देख लेते हैं आगे। यहीं पे देखिए आपका ये 1/v इज इक्वल टू 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका तो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे, यानी u यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी है। v वो पर्सन के फार डिस्टेंस है, v यानी इमेज डिस्टेंस कहाँ पर होगा। अब आपका फार डिस्टेंस है पर्सन के हिसाब से, वो कहाँ दूर का इमेज को देख रहा है, यानी उसका इमेज काफ़ी दूर बन रहा है, यानी कि पर्सन्स फार पॉइंट आपका वो हो जाएगा v। और यहाँ पर फोकल लेंथ हमको फाइंड करना है, तो वही उस फॉर्मूला में लगा देंगे 1/v इज इक्वल टू 1/u, सॉरी 1/v अपॉन माइनस में 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस में 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब v तो यहाँ पे इन्फिनिटी था, सॉरी u तो यहाँ पे इन्फिनिटी था और v आपका फार पॉइंट था, तो v के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 में फार पॉइंट, और u आपका इन्फिनिटी माने थे, यानी u के जगह पे 1 में इन्फिनिटी लिख देंगे और इज इक्वल टू 1 में फोकल लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो 1 में इन्फिनिटी आपका 0 होता है, तो ये 0 हो गया। तो क्या आया, 1 में फार पॉइंट, 1 में फार पॉइंट इज इक्वल टू 1 में फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार पॉइंट हो जाएगा। फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार पॉइंट हो जाएगा। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया, उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया। चलिए आ गया तो काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपका फोकल लेंथ जो है वो आपके फार पॉइंट के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, और निगेटिव में होगा। क्यों निगेटिव में होगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस है और कॉनकेव लेंस का आपका v जो है वो क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। कॉनकेव लेंस का v जो है आपका क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। फोकल लेंथ जो है आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस जगह पे माइनस ले लेते हैं। इतना आपको करना है। ये आपका एक फॉर्मूला यहाँ पे बन गया, ये यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला बन गया, ये फोकल लेंथ इज इक्वल टू माइनस में फार पॉइंट, ये आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ऐसा पूछा नहीं जाएगा एग्जाम, लेकिन आप याद रखिएगा। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर, या फिर कहिए पावर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ, दोनों बात सेम है। इस पावर को ऊपर भेज दीजिए, फोकल लेंथ को नीचे ला दीजिए,
ठीक है, तो दोनों बात सेम है। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 1/f होता है, ये बात याद रखिएगा। पावर इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस ऑफ 1/f होता है, यानी 1 फोकल लेंथ, वो भी माइनस में होता है। ये पावर का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा आप, ठीक है। पावर जो है पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है ये, कि p इज इक्वल टू माइनस में 1/f, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। तो इसी बेस पर आपका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि ए पर्सन कैन क्लियरली सी अप टू मैक्सिमम डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर ओनली, यानी वो सिर्फ 100 सेंटीमीटर तक कहीं देख सकता है, उसके बाद वो नहीं देख पाता है क्लियरली। यानी इसका एक मायोपिया का यहाँ पे इस पर्सन का डिफेक्ट है, यानी इस मायोपिया, इस पर्सन को कौन सा रोग है, मायोपिया रोग है इसके आँख में। तो कैलकुलेट करना है कि इसका पावर कितना होगा, इस पर्सन का जो लेंस पहनेगा उस लेंस का पावर कितना होगा, उसका जो चश्मा में उसका जो पावर है, उस पावर कितना है उसका, वो कैलकुलेट करना है। तो फोकल लेंथ आपका कितना होता है, फोकल लेंथ जो है वो माइनस में फार पॉइंट होता है, और इसका फार पॉइंट कितना है, 100 सेंटीमीटर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूर तक दिख रहा है, 100 सेंटीमीटर तक, यानी f इज इक्वल टू माइनस 100 सेंटीमीटर, ये आपका इसका हो जाएगा, ठीक है। यानी फोकल लेंथ इसका कितना आया, माइनस 100 सेंटीमीटर इसका आ गया। अब पावर निकालने के लिए वही पावर जो है माइनस 1/f होता है, तो p इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/f के जगह पे 100 सेंटीमीटर रखेंगे। अब पावर में जो फोकल लेंथ होता है, पावर में जो फोकल लेंथ होता है वो आपका हमेशा कैसा होता है, मीटर में होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वो कैसा होता है, हमेशा मीटर में होता है, ठीक है। पावर में हमेशा फोकल लेंथ कैसा होता है, मीटर में होता है, मीटर में होता है साहब जी। तो मीटर में होता है, तो इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया जाए तो 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, तो पावर आपका कितना आ जाएगा, -1। और पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, डायोप्टर यानी d, तो -1d जो है इसका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है -1d, ये आपका हो जाएगा पावर ऑफ लेंथ। इस तरह से इस न्यूमेरिकल जो है आप इसका सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इतना आ गया, तब आइए हाइपरमेट्रोपिया पे आ जाते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है, इसमें क्या होता है। अब इसको हम लोग समझते हैं हाइपरमेट्रोपिया को, ठीक है। क्या हो गया है, पानी पीना पड़ा लग रहा है। चलिए देखते हैं, आपके लिए तो ये इतना काफ़ी कम चीज़ है। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है फ्रेंड, लॉन्ग साइटेडनेस इसको बोलते हैं, दूसरा नाम इसका लॉन्ग साइटेडनेस है। और हाइपरमेट्रोपिया में जस्ट मायोपिया का उल्टा हो जाता है, यानी इसमें आपको दूर का ऑब्जेक्ट जो है वो काफ़ी अच्छे से दिखाई देता है, लेकिन पास का ऑब्जेक्ट आप काफ़ी अच्छी तरीके से नहीं देख पाते हैं। यानी इसका सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को आप काफ़ी क्लियरली देख रहे हैं, लेकिन वहीं पर आपका जो पास रखा नियर बाई ऑब्जेक्ट है उसको आप कंफर्टेबली नहीं देख पा रहे हैं, यानी इसको क्लियरली आप नॉट एबल देख नहीं पा रहे हैं। यही होता है आपका हाइपरमेट्रोपिया। यहाँ पे देखिए, ये आपका पास में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आपका दूर में ऑब्जेक्ट रखा, पास में रखा हुआ है, देखिए 25 सेंटीमीटर यहाँ लिखा भी है, यानी आपका पास में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो पास में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये देखिए फोकल लेंथ जो है, इसका जो इमेज बना वो रेटिना से पीछे बन गया। अब रेटिना से पीछे बने या फिर रेटिना से आगे बने, रेटिना पे बनेगा ही नहीं तो आपका इमेज क्लियर हो ही नहीं रहा है, इमेज आपका क्लियर बनेगा ही नहीं, यानी आप उसको सही से देख नहीं पाएंगे, ठीक है, उसको आप सही से देख नहीं पाएंगे। तो आपका यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया केस आपका फिगर इस तरह का बनता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि जो लीस्ट डिस्टेंस होता है वो आपका 25 सेंटीमीटर तक का ही होता है। अब 25 सेंटीमीटर तक में जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से 25 सेंटीमीटर पे वो नहीं देख पाता है हाइपरमेट्रोपिया में, ये आपका केस हो जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, आगे हमारा क्या है। नेक्स्ट आपका ये देख लीजिए यहाँ पर, ये अब यहाँ पर जो है ये दूर का ऑब्जेक्ट है, दूर का ऑब्जेक्ट, वहीं पर ये 25 सेंटीमीटर से दूर में का ऑब्जेक्ट को ये देख रहा है। अब तो दूर का ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो रेटिना पे एकदम इमेज बन जा रहा है इसका, यानी ये दूर का ऑब्जेक्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से देख रहा है। लेकिन वही 25 सेंटीमीटर का देखना हो तो इसका इमेज पीछे बन जाता है, यानी ये पास वाले ऑब्जेक्ट को ये सही से देख नहीं पाता है। कौन से केस में, हाइपरमेट्रोपिया में। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो सकता है, तो पहला रीज़न है कि उसका जो कर्वेचर है, लेंस का जो कर्वेचर है वो उसका डिक्रीज हो चुका है। जो लेंस का जो कर्वेचर है वो क्या हो चुका है, रिडक्शन यानी कि डिक्रीज हो चुका है। दूसरा है कि जो आईबॉल का जो साइज है वो हो सकता है कि डिक्रीज हो गया हो। तीसरा है या फिर उसका जो फोकस है यानी फोकल लेंथ जो है वो क्या हो गया, उसका इंक्रीज कर गया।
उसका फोकल लेंथ क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। देखिए यहाँ पर फोकल लेंथ इंक्रीज कर गया है। और हाँ, वहाँ पे मायोपिया में इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा फोकल लेंथ, मैंने गलती बोल दिया था, अभी ध्यान में आया, वहाँ पे आप करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर या तो उसका फोकल लेंथ क्या कर गया, इंक्रीज कर गया इसमें हाइपरमेट्रोपिया में। हाइपर कन्फ्यूजन नहीं पालिएगा, हाइपरमेट्रोपिया में फोकल लेंथ इंक्रीज करता है और मायोपिया में फोकल लेंथ डिक्रीज करता है, ये आप क्लियर रखिएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है, क्लियर। अब इसको देखिएगा, अब इसका करेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, इमेज तो पीछे बन जा रहा है, पीछे बन जा रहा है, यानी इसका जो डाइवर्जन है रे का वो काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है। अब डाइवर्जन को कम करने के लिए कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है ज़्यादा, तो यहाँ पे कौन सा लेंस यूज कर लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लेंगे इसके करेक्शन के लिए। तो करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस जो है हम यूज़ करते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे करेक्शन जो है वो सही हो जाता है, यानी आप पास के ऑब्जेक्ट को भी काफ़ी अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पे हो जाता है। बाकी फार्मूला फिर वही हो जाता है, आपका सेम चीज़ हो जाता है फार्मूला। इसमें हल्का फार्मूला चेंज हो जाएगा आपका, क्योंकि आपका जो पास ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस बार -25 सेंटीमीटर, माइनस इसलिए क्योंकि आपका इधर होता है सारा चीज़, और डिस्टेंस आप ऑप्टिकल सेंटर से नापते हैं तो ऐसे होता है, और आपका रे कैसे जाता है तो ऐसे जाता है, दोनों का अपोजिट साइड हो गया, तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी माइनस में ले लेते हैं। अगर इमेज भी उसी तरफ बनता है तो इमेज को भी हम लोग माइनस में ले लेते हैं, ये आपका साइन रखने का तरीका होता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितने, ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन में, अगर आप नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे -25 सेंटीमीटर हो जाएगा। इमेज डिस्टेंस डिफेक्टिव नियर पॉइंट, नहीं ना पास के चीज़ को इसको नहीं दिख पाता है, तो इसका इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बनेगा क्या, तो 1/v माइनस में 1/u के जगह पे -25 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 25 = 1/f होता है। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है, जो कि आपको क्लीन आपको यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लीन ये फार्मूला आप याद रखेंगे, न्यूमेरिकल आप काफ़ी अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए एक न्यूमेरिकल इस पर भी सॉल्व कर लेते हैं, आइए देखते हैं इस पर न्यूमेरिकल कैसा बनेगा आपसे। इसका भी पावर ऑफ लेंस याद रखिएगा वही सेम होता है, -1/f, और f आपका कैसा होना चाहिए, तो मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में नहीं। सेंटीमीटर में हुआ तो उसको मीटर में चेंज करेंगे, यानी 100 से डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन है आपके पास कि एक डिफेक्टिव नियर पॉइंट, यानी एक पर्सन है जिसका नियर पॉइंट का डिफेक्टिव कितना है, 250 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी डिफेक्टिव नियर पॉइंट इस बार दिया है आपको, यानी v दे दिया है, ठीक है। v कितना दिया है, 250, तो v जो है आपका किस तरफ बनता है, सब उसी तरफ बनेगा, यानी -250 हो जाएगा, यानी v = -250 जो है 250 करें 150 सेंटीमीटर होगा, 250 बोल रहे हैं। कैलकुलेट करना है आपका पावर, फिर से पावर ही कैलकुलेट करना है। तो आपको इस बार क्या दिया है, जो हाइपरमेट्रोपिया नियर पॉइंट है, यानी v जो है वो -150 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो वही 1/f = 1/v + 1/25 ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे, तो f का वैल्यू आ जाएगा 1/50/5। अब f = इतना आया, तो p कितना आ जाएगा, तो p कितना आ जाएगा, तो माइनस ऑफ में 1/50/5 रखिएगा, तो 1/50 यहाँ पर और 5 ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा। अब ये यहाँ से ये कट जाएगा 1, ठीक है, नहीं तो आप इसको 15 समझ लीजिएगा, 5 ऊपर चला गया। अब इसको यहाँ से काटिए तो कितना आ जाएगा, 30, यानी p आपका कितना आ गया, -1/30, इतना आ जाता है p का वैल्यू। देख लेते हैं आंसर इसका क्या है भाई साहब, ये देखिए आ गया ना, क्योंकि फोकल लेंथ वो सेंटीमीटर में था, ये देखिए यहाँ पर ये सेंटीमीटर में था, मीटर में चेंज किया जाए तो 0.3 आएगा, तब आपका पावर कितना आ जाएगा, तो 1/0.3 यानी कि 3.3 d, यानी डायोप्टर, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कीजिएगा, कि पावर में फोकल लेंथ हमेशा कैसा होगा, हमेशा मीटर में होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से इस न्यूमेरिकल को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया आपका क्या है, इसको समझते हैं फ्रेंड। प्रेस बायोपिया जनरली आपको एजिंग पर्सन में मिलेगा, जो काफ़ी बूढ़े हो चुके पर्सन, उनमें आपको ये काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जो सिलेरी मसल्स है वो काफ़ी लूज हो जाता है। आप देखते होंगे कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनका आँख का जो साइड का होता है वो लटक जाता है, यानी सिलेरी मसल्स उनका काफ़ी लूज हो जाता है, जिनके कारण उनका लेंस जो है वो सही से आपका एडजस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये हमेशा प्रेस बायोपिया आपको बूढ़े लोगों में आपको देखने को मिलेगा ये सब चीज़, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ ये जो भी अब मैंने आपको बताया वो सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब प्रेस बायोपिया आपका दोनों के साथ आता है, क्या चीज़ आता है, दोनों के साथ आता है, यानी इसमें आपका दूर का चीज़ भी सही से नहीं दिखता है और पास का भी चीज़ सही से नहीं दिखता है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसका कारण पहले देख लेते हैं। कारण पहला ये है कि सिलेरी मसल्स या तो उनका वीक हो चुका है,
सिलेरी मसल्स यानी कि लूज हो चुका है, लटक चुका है, ठीक है, देखे होंगे बूढ़े लोगों में। दूसरा क्या है, दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पे हो सकता है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है आई लेंस का वो भी डिक्रीज हो चुका है। तो इनका करेक्शन में क्या करना होगा कि इस तरह का जो चश्मा हम लोग पहनते हैं तो उसमें क्या होता है, देखे होंगे अपने पापा में भी, चाहे अपने जो भी दादा दादी, कि इस तरह का उनके चश्मा में इस तरह का लाइनिंग आता है। तो उनका ये मत समझिए कि वो टूटा हुआ चश्मा है, नहीं, उसमें क्या होता है कि दोनों लेंस लगा हुआ रहता है। ऊपर वाला जो होता है वो आपका कॉनकेव लेंस होता है जो कि आपको डिस्टेंस विजन के लिए होता है, यानी दूरी देखने के लिए होता है, और नीचे वाला पढ़ने के लिए होता है, ठीक है। नीचे वाला जो होता है कन्वेक्स लेंस वो आपका पढ़ने के लिए होता है, इसलिए आपको इस तरह का आपको देखोगे चश्मा, ऊपर में कॉनकेव लेंस लगा हुआ रहता है और नीचे आपको कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ रहता है जो कि पढ़ने के लिए काम आता है, और ऊपर वाला जो कॉनकेव लेंस है वो आपको दूरी के लिए काम आता है। ये आपका दो चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है देखने को। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। यानी एक तरह से आप इसको बाईफोकल लेंस भी बोल सकते हैं, बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे इसके करेक्शन के लिए। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। इतना आ गया तो चलिए आगे देखते हैं क्या है कैसे है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ आई डिफेक्ट फाउंड कॉमनली इन अ पीपुल ऑफ ओल्डर एज। मैंने कि बुढ़ापे में आपको ये इस तरह का जो है प्रेसबाइपिया जो वाला प्रॉब्लम है वो आपको ज़्यादातर दिखाई देता है, ठीक है। जिसमें आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट जो इसमें क्या होता है कि ये काफ़ी एक आँख में, चाहे बुढ़ापे लोग में या बूढ़े लोग में देखे होंगे कि उनका एक जो पुपिल होता है, ठीक है, जो पुपिल होता है या फिर जो आइरिस होता है वो क्लाउडी या फिर मिल्की हो जाता है। क्लाउडी हो जाता है या फिर मिल्की हो जाता है, पूरा वाइट हो जाता है, जो ब्लैक पार्ट होता है गोल रंग का, उसी को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छी बात है, इतना आप समझ गए। तो उससे क्या होता है कि उससे कारण क्या होता है कि उनका पार्शियली या फिर कंप्लीटली जो है उनका देखना पूरा बंद हो जाता है, वो पूरा वाइट या फिर मिल्की कलर का हो जाता है। तो ठीक है, पूरा वो देखना बंद होता है, यानी कि वो सही तरीके से देख नहीं पाते हैं। तो उस तरह की चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। डिफिनीशन भी आप लोग देख लिए होंगे। चलिए इतना आप देख लिए, तो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, अपना आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। आगे हमारा क्या है, चलिए आइए जल्दी जल्दी, बहुत हम लोग जल्दी जल्दी स्पीड में यहाँ पे काफ़ी चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट्स का तो आप देख ही लिए, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, पार्शियली या फिर कंप्लीटली जो है वो अपना लॉस कर जाते हैं देखने का चीज़, ठीक है। ये कहाँ पर होता है? तो ड्यूरिंग ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलता है, मिल्की और क्लाउडी हो जाता है वो चीज़, ठीक है। कारण होता है क्या कि पार्शियली या फिर पूरी तरह से वो देखना जो है उनका खत्म हो जाता है, और ये ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो सर्जरी करना पड़ता है, और उस जो पुपिल है या फिर जो आइरिस उसको पूरा कंप्लीटली निकाल के एक नया जो है वहाँ पे चीज़ ऐड किया जाता है, उसको रिप्लेस करके एक आर्टिफिशियल लेंस जो है वो यहाँ पे लगाया जाता है। यही इसका आपका करेक्शन हो सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट्स में। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि वाई डू वी हैव टू आइज फॉर विजन एंड नॉट जस्ट वन। एक ही आंख से हम क्यों नहीं देख पाएंगे, दो आंख हम यूज़ करते हैं क्यों? ये तो मैंने आपको शुरू में बताया था, क्योंकि हम लोग एक आंख से 150 डिग्री तक ही देखते हैं, और दोनों आंख यूज़ कर रहे हैं तो 180 डिग्री देख लेते हैं, इसलिए हम लोग दोनों आंख का यूज़ करते हैं, ठीक है। वाइडर फील्ड को देखने के लिए हम लोग दोनों आंख का यूज़ करते हैं। ये सिंपल सा था, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोगों का आ चुका है कॉन्सेप्ट ग्लास प्रिज्म का। अब हम लोग का कॉन्सेप्ट कौन सा आ चुका है? ग्लास प्रिज्म का। तो यहाँ पे कुछ कुछ टर्म देख लेते हैं क्या है। तो ये आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, जो इस तरह का चीज़ आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, जो इस तरह का चीज़ ये चीज़ है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है सीट, तो ये जो पोर्शन है पूरा ये आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो होता है पूरा ये रिफ्रैक्टिंग एज्ड होता है, रिफ्रैक्टिंग एज्ड जो है इसको बोलते हैं पूरा को। फिर ये आपका रिफ्रैक्टिंग फेस होता है, ये जो आपको फेस देखने को मिल रहा है पूरा रिफ्रैक्टिंग फेस है, ये सब एक ही बात है। और बीच में जो ये ट्रायंगुलर में जो इतना दूर का एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग एंगल। और ये पूरा आपका क्या है? प्रिज्म है। पूरा ये क्या है? प्रिज्म है, ठीक है, जो कि 3D डायमेंशन में आपको दिख रहा है, 3 डायमेंशनल, ठीक है। यही आपका प्रिज्म होता है। चलिए चलिए, तो ग्लास प्रिज्म एक काम करते हैं हम लोग कल से जो है स्टार्ट करेंगे अपना ग्लास प्रिज्म को, ठीक है। ग्लास प्रिज्म जो हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं, और कल देखेंगे अपना ग्लास प्रिज्म को, या फिर इसको आज ही कर लेते हैं। ग्लास प्रिज्म तक हम लोग आज कर लेते हैं, ठीक है। और ग्लास प्रिज्म तक आज करने के बाद हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो ग्लास प्रिज्म को आज तक करने के बाद हम लोग नेक्स्ट जो है वो अपना टॉपिक रखेंगे, जो स्टार होते हैं उनका टॉपिक फिर हम लोग नेक्स्ट रखेंगे आगे। चलिए ठीक है, तो चलिए आइए ग्लास प्रिज्म कर ही लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना ग्लास प्रिज्म को। चलिए 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 ग्लास प्रिज्म स्टार्ट करते हैं। हाँ
तो ग्लास प्रिज्म आपका वहाँ पे देखे ही थे, एक रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ग्लास होता है, हैविंग 2 रेक्टेंगुलर बेस, जिसमें 2 रेक्टेंगुलर बेस होता है। ध्यान से देखिए, एक रेक्टेंगुलर बेस यहाँ पर है और जस्ट इसके पीछे एक आपको दिख रहा है इस जगह पर, तो 2 रेक्टेंगुलर बेस होता है, ठीक है। और क्या होता है, ट्रांसपेरेंट आपको दिख ही रहा है। और 3 आपके कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होते हैं, 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होते हैं, रेक्टेंगुलर, ठीक है, ट्रायंगुलर नहीं बोला है, रेक्टेंगुलर। तो ये देखिए, एक यहाँ पे है रेक्टेंगुलर, ठीक है, एक इसके जस्ट पीछे आपको बना होगा इस तरह से, और एक इसके नीचे में बना है। तो 3 इसके रेक्टेंगुलर बेस सरफेस है और 2 ट्रायंगुलर जो आपका बेस है, ठीक है। फिर उसके बाद दिस सरफेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, ये सारे एक दूसरे के इंक्लाइंड हैं। द एंगल बिटवीन द, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी हम लोग पढ़े थे कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो यहाँ पर था ट्रायंगुलर में जो बना था, उसी को एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ये रिफ्रैक्टिव एंगल, इसी को हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। ये इतना चीज़ आप काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है आपका, तो द रेक्टेंगुलर स्लाइड ऑफ ग्लास प्रिज्म आर नॉट पैरेलल। जो रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म जो साइड है, जो रेक्टेंगुलर, ध्यान से सुनिएगा, ट्रायंगुलर नहीं बोल रहे हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास जो साइड है ग्लास प्रिज्म का, वो पैरेलल नहीं होता है एक दूसरे के। वहीं पर जो ट्रायंगुलर ग्लास जो आपका इंड होता है, जो ट्रायंगुलर का जो साइड का इंड होता है, वो पैरेलल होता है। ये सबसे बड़ा जो है डिफरेंस आप याद रखेंगे। ग्लास प्रिज्म का रेक्टेंगुलर साइड का जो है वो पैरेलल नहीं होता है इंडेड, बल्कि जो आपका वहीं पर जो ट्रायंगुलर साइड का देखते हैं इंड पॉइंट, तो वो आपका पैरेलल होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो ज़्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं है, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ बस आप उतना पढ़ते जाइए सिर्फ, ठीक है। चलिए, तो द रिफ्रैक्टिंग ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर साइड्स ऑफ ए प्रिज्म विच आर नॉट, वही चीज़ लिखा है जो अभी मैंने आपको बताया है, ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। चलिए बस इसमें आपको इतना ही जानना है, ज़्यादा आपको फालतू चीज़ पढ़ना ही नहीं है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन इतना मैं पढ़ा दूंगा आपको कि आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर से छोड़ के नहीं आएंगे, बस मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था हमारा कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में जो रिफ्रैक्शन होता है उसके बारे में है। रिफ्रैक्शन का डिफिनीशन आपको पता है, जो कि आपको यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे, ऐसे मैंने रिफ्रैक्शन के दौरान आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो लेट ना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लाइट रे पासिंग थ्रू वन मीडियन टू अनदर मीडियन बेंस एंड ट्रेवल, इट इज़ कॉल्ड, क्या होता है वो, उसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। पेंसिल का मैंने एग्जाम्पल रिफ्रैक्शन चैप्टर पढ़ाते समय भी दिया था, ठीक है। डायरेक्ट डायग्राम के थ्रू ही समझा देते हैं। ये देखिए, पेंसिल जो है बाहर का जो मीडियन है, जो कि रेयर मीडियन है, और अंदर जो वाटर है वो आपका डेंसर मीडियन है, और आपको यहाँ पे बेंड होते हुए पेंसिल दिख रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि अब इस वाटर सरफेस पे एक नॉर्मल लाइन पारिएगा, ऐसे नॉर्मल, तो रेयर से डेंसर में जाते समय आपका जो रे ऑफ लाइट है वो क्या करेगा, नॉर्मल से क्या होता है, रेयर से डेंसर में जाते समय जो रे ऑफ लाइट है वो क्या करता है, जल्दी बताइए। रेयर से डेंसर में जाते समय जो रे ऑफ लाइट है वो क्या करता है, टुवार्ड्स द नॉर्मल की ओर जाता है। तो ये देखिए, ये नॉर्मल की ओर जो है वो बेंड किया है, नॉर्मल की ओर जो है वो क्या किया है, ये बेंड किया है। आप ध्यान से यहाँ देख भी सकते हैं। जाना चाहिए था इसको ऐसे, ये देखिए इसका जो है वो जाना चाहिए था, इसका फिगर बनना चाहिए था कैसे, ये रहा नॉर्मल, ये नॉर्मल रहा, इसका फिगर बनना चाहिए था ऐसे, ये बनना चाहिए था, लेकिन हल्का सा ये नीचे बन गया फिगर, यानी टुवार्ड्स द नॉर्मल जो है वो बना है, ठीक है। यही कारण है। देखिए, ये पेंसिल का इमेज बनना चाहिए था ऐसे ये सीधा बनना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल के कारण टुवार्ड्स सा बन गया, क्योंकि रेयर से डेंसर में आ रहा है, इसलिए हमको ये क्या होता है, ये हमको हल्का तिरछा दिखाई देता है। इसलिए हमको क्या होता है, ये हमको हल्का तिरछा पेंसिल जो है वो दिखाई देता है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया? चलिए, अच्छी बात है, समझ में आया तो। चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं और आगे देखते हैं हमारा आगे का कॉन्सेप्ट क्या है। हाँ, ये सब चीज़ वही सब चीज़ लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको समझाया। यहाँ पे ये चीज़ समझने वाला है, ये आपका ग्लास प्रिज्म का ट्रायंगुलर शेप का जो है सरफेस है। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आया, यहाँ पे एक नॉर्मल आप पारेंगे, यहाँ पे इस सरफेस पे एक नॉर्मल पारेंगे, इस तरह से ये नॉर्मल पारेंगे। नॉर्मल पाने के बाद आप देखेंगे कि इस रे ऑफ लाइट को ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये किस तरफ, नॉर्मल की ओर झुका हुआ है, नॉर्मल को ऐसे झुक गया। फिर यहाँ पे इस सरफेस पे आया, अब इस सरफेस पे आप नॉर्मल पारेंगे, नॉर्मल इस तरह से। अब ये देखिए, अब ये डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो डेंसर से रेयर में जाने पर ये क्या करेगा, ये अवे भागेगा। किससे भागेगा, नॉर्मल से ये अवे भागेगा। तो जाना चाहिए था इसको ऐसे,
ऐसे जाना चाहिए था, ये इससे निकालना, लेकिन ये हल्का सा बेंड कर गया नीचे की ओर, यानी नॉर्मल से ये दूर भाग गया। ठीक है, तो आपका अवे भाग गया। तो इस तरह का जो है आपका ग्लास प्रिज्म में जो है, आपका प्रिज्म में जो है आपका रिफ्रैक्शन कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख गया होगा सारा चीज़। तो ये आपका नॉर्मल 1 है यहाँ पर, और ये आपका नॉर्मल 2 है, और ये एपेक्स होता है जो कि यहाँ पे ये एक एंगल बनता है। इसको हम लोग आप जो है वो बोलते हैं प्रिज्म एंगल भी बोलते हैं इसको, या फिर इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल भी आप बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था। चलिए आगे देख लेते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी ऑब्जेक्ट दैट हैज़ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज कॉल्ड रेयरर मीडियन। रेयरर मीडियन किसको बोलते हैं? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी लो हो उसको रेयरर मीडियन बनेगा। जैसे एयर का 1 होता है, वहीं अगर वाटर का देखें तो एयर से ज़्यादा होता है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियन बोलते हैं, डेंसर मीडियन। ये चीज़ आप याद रखेंगे, रेयरर और डेंसर का। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो उसके, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसके कंपेयर में वो रेयरर हो जाएगा, जिसका ज़्यादा है वो डेंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से आप डेंसर और रेयरर को कंपेयर कर लेंगे कि कौन सा मीडियन डेंसर है और कौन सा मीडियन रेयरर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एयर जो है जैसे यहाँ पर, एक सेकेंड रुकिएगा, जैसे यहाँ पर एयर जो है वो रेयरर मीडियन है और ग्लास जो है वो डेंसर मीडियन है। ये चीज़ आप ध्यान में रखें, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। मैंने ये सब चीज़ आपको याद भी करवाया था। ठीक है, अब ये चीज़ वहाँ बताया कि किस तरफ लाइट बेंड करेगा। तो डेंसर से, ये देखिए ध्यान से, ये डेंसर से रे ऑफ लाइट यहाँ से निकला है। रे ऑफ लाइट आपका निकला कहाँ से है? तो देखिए रे ऑफ लाइट, कलर चेंज कर लेते हैं। रे ऑफ लाइट आपका ये देखिए डेंसर से निकला है, तो डेंसर से रेयरर में जा रहा है। तो ये यहाँ से एक नॉर्मल लाइन ऐसे पारेंगे तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे सीधे इधर निकलना चाहिए था, लेकिन ये अवे भाग गया है। तो डेंसर से रेयरर में जाता है तो लाइट किधर भागता है? तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि डेंसर से रेयरर में जाने पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और रेयरर से, देखिए यहाँ से ये रेयरर मीडियन है, बाहर का मीडियन है, बाहर से यानी रेयरर से डेंसर में जाएगा तो जाना चाहिए था ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल के टुवार्ड्स गया है, यानी टुवार्ड्स द नॉर्मल। यानी टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगा कब? जब वो रेयरर से डेंसर में लाइट जाता है, एंटर करता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे रिफ्रैक्शन में। चलिए, काफ़ी जल्दी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से हम लोग जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब उसके बाद अब ज़्यादा आपका बचा नहीं है, बस स्टार ट्विंकलिंग क्यों करता है, कैसे करता है, बस यही सब आपको समझना है। जो सन है वो कितना मिनट में उसका लाइट धरती पे पड़ जाता है, ये सारा चीज़ अब बस आपको पढ़ना है। ज़्यादा अब बचा नहीं है, एक क्लास में, वो भी आधा और 45 मिनट क्लास होगा, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर पूरी तरीके से। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपना स्टार्ट कर लेंगे। बाकी इधर प्लेन है, इधर कंटेंट बनाना भी बाकी है। ठीक है, आपसे क्या छुपाना। ठीक है, कंटेंट बना के और हम लोग आगे की ओर पढ़ाई अपना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ तो आप अभी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कमेंट कर देंगे, मैं आपका उसका आंसर सोल्यूशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा इस पार्ट का तो उसमें आपका आंसर मैं दे दूंगा। ठीक है, तो आप जो भी दिक्कत है आप यहाँ पे बता सकते हैं, या फिर जो भी गलतियाँ हो रही हैं वीडियो में आप उससे सजेशन कर सकते हैं कि भैया आप इस तरह से आप उसको सुधार सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तो यहीं पर आपका सुपर 40 बैच जो है अभी हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है, यानी सुपर 40 बैच का ये आपका ह्यूमन जो है, आपका ह्यूमन आई का जो है आज का क्लास जो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो जुड़े रहिएगा सुपर 40 बैच से, आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ही। MCQ टाइप क्वेश्चन भी जो है वो करवाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।